हाय वेलकम टू दी pandas for data analysis and time series analysis। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जाना कि pandas को के डेटा फ्रेम और सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हुए किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, री इंडेक्सिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने जानी। लिहाजा इस सेशन के अंदर मैनिपुलेशन को मज़ीद इन्हांस करेंगे और कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन से इस चीज़ का स्टार्टअप करेंगे कि हम डेटा सीरीज़ और डेटा फ्रेम को किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेशन मज़ीद इन्हांस करने के लिए या एनालाइज करने के लिए कैसे किया जा सकता है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे, वो तमाम वीडियो आपको डिसिप्लिन्स की मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी कोड है वो मेरे ब्लॉग fadhusaincsblogspot.com पे मौजूद है। विद ईज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो पैंडास फ्रॉम डेटा या फिर डेटा सीरीज़ एनालिसिस या टाइम सीरीज़, तो उसी कोलैब की फ़ाइल पे मौजूद हूँ और हम सबसे पहले अर्थमेटिक एंड डेटा अलाइनमेंट पे काम स्टार्ट करेंगे। ओके जी, तो दो सीरीज़ हैं इस वक्त हमारे पास, जैसे कि आप देख रहे हो। एक का नाम S1 है, एक का नाम S2 है और हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कराना चाहते हैं इन दोनों में। तो इंडेक्सिंग भी दोनों के आप देख रहे हो कि हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो ACDE है, जबकि यहाँ पे ACD के अलावा जो है यहाँ पर F और G आ गया है। ठीक है, यानी तीन इंडेक्सिंग यहाँ पर A और C तो मैच कर रही है, लेकिन अलाइनमेंट भी इसकी सही नहीं है और वैल्यूज़ की भी चेंजिंग है। तो इस बेस पर हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि एडिशन होने के बाद ये मैट्रिक्स हमें किस तरह से दिख रहा है। तो मैंने S1 और S2 को डिस्प्ले करवाया और उसके बाद इन दोनों को सम करके मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा हूँ। हियर इट इज़। तो अब यहाँ पर आप मीनिंगफुल मैनर पे देख रहे हो कि A और C दोनों पे मौजूद थे, दोनों की एडिंग हो गई। E दोनों में मौजूद थे, एडिंग हो गई। इसके अलावा जो D, F और G थे, ये दोनों पर मौजूद नहीं है, लिहाजा इनकी एडिशन नहीं हो पाई, जिसकी वजह से नॉट अ नंबर यानी NaN लिखा आ रहा है। अगर आप अलाइन चाहते हो दोनों पे, तो दोनों के इंडेक्स नंबर की क्वांटिटी वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी प्रॉपर्ली एडिशन मुमकिन है, जिस तरह से अभी हमने करके देखा। लेकिन जहाँ पर वैल्यू मिसमैच होगी वहाँ पर वो NaN डिस्प्ले करेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। अब हम जो काम हमने सीरीज़ पे किया है, बिल्कुल वही काम हम डेटा फ्रेम के लिए भी करते हैं। तो डेटा फ्रेम के लिए हमने यहाँ पर DF1 DF2 बनाया हुआ है और 3x3 का मैट्रिक्स ये है। तीन इसके यहाँ पर इंडेक्सेस हैं और इसके 4 इंडेक्सेस हैं, जबकि इसके एलिमेंट जो है वो 12 हैं, 4x3 का है। अब इसमें कॉलम लिस्ट जो है वो BCD और BDE इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अभी हम इसे समझते हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ ताकि प्रॉपर्ली हम इन वैल्यूज़ को देख सकें। अब कॉलम लिस्ट यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो कॉलम लिस्ट में क्या किया, यहाँ पर जब हम इंडेक्सेस बताते थे तो आपको याद होगा हम कॉलम के नेम भी बताते थे, लेकिन एक लिस्ट बन रही है जिस लिस्ट में 3 एलिमेंट होंगे BCD और यहाँ पर होगा BDE। तो आप देख रहे हो वही चीज़ें यहाँ पर हेडिंग बन गई है। तो ये काम यहाँ पर लिस्ट BCD का है जो कॉलम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दोनों यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अब इन दोनों को भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी ऐड करने के बाद। तो मैंने इसे प्रिंट में इनक्लोज किया और उसके बाद मैं इसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो आप अलाइनमेंट देखोगे, जो जो इंडेक्सिंग मैच कर गई इसकी, वहाँ पर वैल्यूज़ ऐड होने के बाद आ रही है, और जहाँ पर इंडेक्सिंग मैच नहीं हो रही है वहाँ NaN मौजूद है, जो एज अ मिसिंग वैल्यू ट्रीट होगी, जिसको हम उसके इंडेक्स पे जाकर रीअसाइन कर सकते हैं, जो हम प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन पे भी देख चुके हैं कि किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को रीअसाइन या चेंज कैसे किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद हम देख रहे हैं कि DF के अंदर जो हमारा इंडेक्स A है उसकी 1 और 2 वैल्यू को लिया और B में से 3 और 4 को, फिर हम DF1 को और DF2 को डिस्प्ले करवा रहे हैं, यानी 2 डेटा फ्रेम बनाया मैंने यहाँ पर। और 2 डेटा फ्रेम बनाने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट और इंडेक्सेस भी सेम है। लिहाजा सबसे पहले DF1 हमारा डिस्प्ले हुआ, आप देख रहे हो, ठीक है ना। 2 इसमें कॉलम मौजूद है, 1 कॉलम मौजूद है, 2 रॉज हैं। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहाँ पर देखो NaN आने की वजह क्या है। NaN आने की वजह यहाँ पर ये है कि जब आपने दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करवाया तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो बिहेव कर रहा है 2x2 में, जबकि हमारे पास जो अलाइनमेंट ऑलरेडी मौजूद है वो 1x1 की है। तो यही वजह है कि जब आपने सब्ट्रैक्ट करके उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश की तो वो हमारे पास 2x2 के फॉर्मेट पे डिस्प्ले कर रहा है, जबकि हमारे पास ना तो A 2x2 में और ना ही B में। यही वजह है कि यहाँ पर इस फॉर्म पर आ रहा है। तो डेटा फ्रेम की डेफिनेशन ही हमें ये कहती है कि हमारे पास जो वैल्यू की अलाइनमेंट है वो मोर देन 1 हो। ठीक है, जब भी तो हम उस पर हेट्रोजीनियस फॉर्म पर, टेबुलर डेटा पर हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पर 2 डायमेंशन डेटा होना चाहिए ताकि हम उसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके देख सकें, जिस तरह भी अभी हमने ऊपर करके देखा है। तो यहीं पर मैं अब सब्ट्रैक्ट को भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हो कि सब्ट्रैक्शन, अच्छा DF वैल्यू यहाँ पर एक्सचेंज हो चुकी है,
मैं दोबारा से असाइन करता हूँ इसे और उसके बाद डिस्प्ले करवाता हूँ। हियर इट इज़, आप देखें अब हमारी जो सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है। तो ये चीज़ें होपफुली क्लियर होगी। तो प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने देखा। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन या मेथड हमने अप्लाई करना है फिल वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, कैसे? देखो, फिल वैल्यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमने दो डेटा फ्रेम बनाया DF1 2 के नाम से, जैसे हम प्रीवियस बनाते आ रहे हैं। तो मैं रीअसाइन कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज हो रही है। लिस्ट में हमने ABCD और ABCDE यानी दूसरे वाले पर एक कॉलम जो है वो ज़्यादा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, DF2 के LOC मेथड के ज़रिए से, जो हम प्रीवियस सेशन पे जा चुके हैं, जिस पे हम लेबल बताते हैं कि लेबल पे जाके करो, जबकि ILOC के अंदर हम इंटीजर वैल्यू बताते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि B वाले इंडेक्स पे जाकर वहाँ जो भी वैल्यू मौजूद है वो numpy को यूज़ करते हुए NaN को फिल कर दो। ठीक है, जो पहले NaN नंबर आ रहे थे, ठीक है, उनको फिल कर दो। तो उसको फिल करने से पहले तो मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ numpy SNP, और साथ ही साथ हम इन तीनों को यहाँ से हटा देते हैं। और ठीक है, और साथ ही साथ हम डिस्प्ले करवाते हैं। हटाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम दोनों को डिस्प्ले तो नहीं करा रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों को अलग अलग भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो एक काम ये करते हैं कि हम इसे यहाँ डिस्प्ले करवा ही लेते हैं ताकि समझना और भी बेहतर हो। तो DF1 प्रिंट DF2, दैट्स इट। और साथ ही साथ हमने यहाँ से कोड चंक भी ऐड करवा लिया ताकि मैं फर्दर चीज़ों को वहाँ डिस्प्ले करूँ। तो दोनों मैंने डिक्शनरी डेटा फ्रेम को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया, जो कि आप देख रहे हो राइट फॉर्मेट पे। अब मैं यहाँ पर जब 1B में NaN जो भी नंबर होगा उसको यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, नॉट अ नंबर से फिल करना चाह रहा हूँ, यानी फिल वैल्यू को हम NaN में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब हम DF1 और DF2 को डिस्प्ले करवाते हैं तो आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाने के बाद उसने वहाँ वाली वैल्यू को NaN कर दिया। यानी मैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सचेंज भी कर सकता हूँ NaN में, और NaN से एक्सचेंज करके वहाँ पर कोई वैल्यू भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, बिल्कुल सेम टेक्निक इस्तेमाल करते हुए। यानी NaN इस्तेमाल जिस तरह से मैंने एक वैल्यू के लिए किया है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कोई वैल्यू भी लिख सकता हूँ एज लाइक दिस। तो जहाँ पर NaN मौजूद होगा, अभी NaN मौजूद है, अब वहाँ पर क्या आना चाहना चाहिए 150, लिहाजा मैंने इसको परफॉर्म किया। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर NaN मौजूद था वो 150 में भी एक्सचेंज हो चुका है। दैट्स इट। तो मैं दोबारा से Ctrl Z करके वही एग्जीक्यूशन कर लेता हूँ, और अब हम DF1 और 2 को यहाँ पर ऐड करवा रहे हैं। तो DF1 एंड 2 को मैंने ऐड करवाया, जो इंडेक्सिंग मैच कर गई वहाँ पर एडिशन परफॉर्म हो गया, और जहाँ पर इंडेक्सिंग मैच ना करी वहाँ पर वैल्यू NaN लिखा आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, DF1 में ऐड कर रहे हैं DF2 को, और उसकी फिल वैल्यू को 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है कि DF1 ओरिजिनली क्या था, और उसमें हमने DF2 को ऐड किया, और जितनी फिल वैल्यूज़ थी उसको हमने यहाँ पर मैच होने के बाद यहाँ पर 0 कर दिया। तो जो वैल्यू मैच कर रही थी यहाँ पर फिल वैल्यू के ज़रिए से, वो यहाँ पर 0 में कन्वर्ट हो गई। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक मेथड होता है rdiff। ठीक है, rdiff क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम एलिमेंट को डिवाइड कर रहा हूँ, 1 डिवाइड बाय ऑल एलिमेंट ऑफ योर डेटा फ्रेम। तो इससे पहले मैं डिस्प्ले करवाता हूँ यहाँ पर, और जब उसकी वैल्यू कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद हम यहाँ पर rdiff के ज़रिए से वन कॉल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को वहाँ पर डिस्प्ले करा के देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि rdiff मेथड है क्या यहाँ पर। ठीक है, तो जब rdiff के पास आप आओगे और कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करोगे तो rdiff का ये मेथड ओपन होगा आपके लिए। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंट्रोल स्पेस करके क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि गेट फ्लोटिंग डिवीजन ऑफ डेटा फ्रेम एंड अदर एलिमेंट वाइज बाइनरी ऑपरेटर equivalent to other data frame but with support to substitute a fill value for missing data in one of the input with reverse version among flexible wrappers add subtract multiply division। यानी जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे थे जिसकी वजह से डेनोमिनेटर पे यानी नीचे वैल्यूज़ आपकी मिसिंग वैल्यू पे चले जाती है, तो rdiff1 के ज़रिए से या जो भी पैरामीटर पे आप वैल्यू बताते हो उसके ज़रिए से वो मिसिंग वैल्यू हैंडल हो सकती है। तो इसके डिफरेंट पैरामीटर हैं जिसमें आप एक्सेस देख रहे हो, लेवल देख रहे हो, फिल वैल्यू देख रहे हो। ठीक है, जिस फिल वैल्यू को आप पैरामीटर में इस्तेमाल करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो डेटा फ्रेम ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, वट एवर जिसके लिए भी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इसकी एग्जाम्पल में भी आप यहाँ देख रहे हो कि एक डेटा फ्रेम बनाकर एंगल्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है जो हमारा डेटा फ्रेम है, और उसके बाद डेटा फ्रेम की उस वैल्यू में 1 ऐड कर दिया गया। तो जो ओरिजिनल वैल्यू थी उन तमाम में 1 ऐड हो गए जैसे आप यहाँ देख रहे हो, और उसके बाद डॉट ऐड 1 किया गया।
अब डॉट ऐड 1 करने से भी आप देख रहे हो कि जब मैंने इसको डिस्प्ले करवाया तो डी एफ की वैल्यू अभी भी वही है, लेकिन जब मैंने +1 किया था तो तमाम वैल्यू चेंज हो गई। डिवाइड बाय कांस्टेंट विथ रिवर्स वर्जन, तो रिवर्स वर्जन में क्या हुआ, अब जो भी वैल्यूज़ थी डॉट डिफ के ज़रिए से, सिर्फ डिफ की बात होती है, मैंने तो आर डिफ इस्तेमाल किया है, तो डिफ की वजह से उसने तमाम वैल्यू को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ओके, और उसके बाद तमाम वैल्यू 10 से डिवाइड हो गई, लेकिन जब मैंने आर डिफ से किया तो आप देख रहे हो कि उस तमाम एंगल्स यानी जो भी वैल्यूज़ थी वो फर्दर भी 10 से क्या हो गई, डिवाइड हो गई रिवर्स ऑर्डर में। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, मैं चाहूँ तो डिफ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और आर डिफ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। उसके बाद री इंडेक्सिंग है, तो री इंडेक्सिंग तो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, तो DF1 को मैं री इंडेक्सिंग कर सकता हूँ कॉलम DF2 कॉलम के रिस्पेक्ट से। तो अब मैं उसकी री इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर वैल्यू थी वो अब री इंडेक्सिंग होकर इस फॉर्मेट पे आ चुकी है, जो मेरे कॉलम की भी वैल्यू है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन बिटवीन डेटा फ्रेम एंड सीरीज़। अब जो डेटा फ्रेम और सीरीज़ के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, हम उन चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं कुछ जूम करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक ARR वेरिएबल है, जिसको मैं एक रेंज के रिस्पेक्ट से बना रहा हूँ और उसके डिफरेंट डायमेंशन यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो ये हमें समझना है। तो ओरिजिनल वैल्यू ये रही, उस ओरिजिनल वैल्यू की इंडेक्स 0 को यहाँ पर डिस्प्ले करवाया, यानी रॉ 0 डिस्प्ले हो गया। अब मैंने कहा कि जो ओरिजिनल हमारा एरे है उसमें से तमाम एलिमेंट में से इस रॉ को सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो जब मैंने पहले वाले सब्ट्रैक्ट में से सबको किया तो सारे 0 हो गए, फिर सेकंड वाले से किया, फिर थर्ड वाले से किया, एंड सो ऑन। तो उसकी इंडेक्सिंग इस फॉर्म पर आ गई सब्ट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। यानी ये रेंज पर के ज़रिए से भी मैं कर सकता था, लिस्ट के ज़रिए से भी कर सकता था, लेकिन एक सिंपल एरे के ज़रिए से ये काम किया गया, विच मीन्स सीरीज़ पर ये काम मुमकिन है। अब मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया है और डेटा फ्रेम के अंदर कुछ मल्टीपल वैल्यूज़ इंक्लूडिंग इंडेक्सेस हैं, और iLock मेथड के ज़रिए से मैं इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करके उस स्पेसिफिक डेटा को हासिल करके इस सीरीज़ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। लेट्स सी, तो सबसे पहले हमने फ्रेम को डिस्प्ले कराया, तो ओरिजिनल हमारा डेटा फ्रेम, और सीरीज़ के ज़रिए से 0 इंडेक्स का मतलब क्या है, 0 इंडेक्स का मतलब ये है कि पहला जो रॉ है हमारा, तो आप देख रहे हो पहले रॉ की वैल्यू सीरीज़ में सेव है और यही वजह सीरीज़ की वैल्यू में डिस्प्ले हो गई। तो अब मैं फ्रेम में से सीरीज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू पहले इससे भी सब्ट्रैक्ट होगी, फिर इससे सब्ट्रैक्ट होगी, इससे होगी और फिर इससे होगी, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पर एरे के ज़रिए से ये काम किया था या सीरीज़ के ज़रिए से। लेट्स सी, तो मैं इससे एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, और हेयर इट इज, आप देख रहे हैं तमाम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई और उसके बाद यहाँ पर सीरीज़ में उसका आउटपुट सीरीज़ से सब्ट्रैक्ट होने के बाद डिस्प्ले हो गया। बिल्कुल इसी तरह से मैं सीरीज़ के अंदर भी मल्टीपल सीरीज़ रेंज के रिस्पेक्ट से डिस्प्ले करके उसमें ऐड भी कर सकता हूँ। तो एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद उसमें डिस्प्ले मैंने तमाम चीज़ों को ऐड करवाया। सो सीरीज़ 2 इन एन इनवैलिड आर्गुमेंट, अच्छा जी हमारे पास सीरीज़ 2 नहीं है बल्कि सिर्फ सीरीज़ है। सीरीज़ ओके, तो मैं प्रिंट को हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा वेरिएबल असाइन हो रहा है और सेकंड लाइन पर मैं सीरीज़ को ऐड कर रहा हूँ। तो हियर इट इज़, आप देख रहे हैं कि जब मैंने रेंज के ज़रिए से एक सीरीज़ बनाई तो फ्रेम पर मैंने उसको ऐड करा दिया और ऐड होने के बाद वैल्यू लिख दी, और जो इंडेक्सिंग मैच नहीं कर रही थी वहाँ NaN एज़ यूजुअल लिखा गया। बिल्कुल इसी तरह से मैं सीरीज़ 3 में से किसी फ्रेम को एक्सेस करके उसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ, सीरीज़ को डिस्प्ले करवा सकता हूँ जो सीरीज़ हमारा यहाँ पर आया है, और उसके ज़रिए से हम उसके एक्सेस को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैंने एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करते ही आप देख रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल फ्रेम है, फिर सीरीज़ 3 की ओरिजिनल वैल्यू जो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस फ्रेम वेरिएबल के ज़रिए से एक्सेस किया, यानी स्पेसिफिक इंडेक्स को टारगेट किया, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट के ज़रिए से उनके एक्सेस को उससे सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, यानी इस वैल्यू को मैंने फर्दर तमाम वैल्यूज से सब्ट्रैक्ट करवाया। तो ये हमारी रिमेनिंग वैल्यूज़ इन टर्म ऑफ दी डेटा फ्रेम यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। उसके बाद हमारे पास कुछ फंक्शनल एप्लीकेशन है जो कि मैपिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें लैम्डा एक्सप्रेशन भी मौजूद है, और उसके ज़रिए से हम अपने ओवरऑल डेटा फ्रेम या सीरीज़ में से किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को फैच कर सकते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट से भी मैच होता है। मिन वैल्यू लेकर आना, मैक्सिमम लेना, कॉलम में से मैक्सिमम लेकर जाना, ठीक है, किसी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम को माइनस कर देना, वो तमाम चीज़ें इसमें शामिल है। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा फ्रेम है ओरिजिनल, और उस डेटा फ्रेम में की जितनी भी वैल्यू है मैं उसको एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, यानी पॉजिटिव मैनर पे ला रहा हूँ।
आइदर जो भी वैल्यू रैंडम के ज़रिए से आएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रैंडम वैल्यू से बनकर माइनस में वैल्यू आई थी वो सब एब्सोल्यूट होकर पॉजिटिव हो चुकी है। अब मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया और लैम्डा में से मैं कह रहा हूँ कि जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू उसमें से मिनिमम को माइनस करके उस एफ़ को वहाँ पर डिस्प्ले कर दो। तो जब मैंने इसका आउटपुट देखा तो हर एक रॉ में से आप देख रहे हो कि मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस होती है और उसके बाद उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये रैंडम वैल्यू से ली गई थी, यही वजह है कि इसकी वैल्यू इस तरह से आ रही है। आप चाहें तो ये रेंज के ज़रिए से भी यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो हम ऊपर करवाते आ रहे हैं। इसी तरह से मैंने एफ एक्सिस कॉलम के ज़रिए से अप्लाई करा दिया एफ फ्रेम को। तो जो भी उसकी वैल्यू आई एक्सिस के रिस्पेक्ट से, एफ़ का मतलब है लैम्डा एक्सप्रेशन, तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो मैंने कॉलम में भी अप्लाई कर दिया जिस तरह से मैंने रॉ में किया था। बिल्कुल वही काम मैं एक मेथड के ज़रिए से भी कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि मैंने एक एफ ऑफ एक्स के नाम से मेथड बनाया है जो पीडी सीरीज़ में से, ठीक है, एक सीरीज़ होगी पीडी हमारे पास, इसको यूज़ करते हुए वो मिनिमम और मैक्सिमम में सब्ट्रैक्ट करेगा और हेडिंग बनाएगा इंडेक्सेस की और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवा देगा। तो मैंने एफ़ के लिए इस मेथड को अप्लाई किया। तो आप देख रहे हैं कि अब बी डी ई जो 3 इंडेक्सेस थे उन तमाम इंडेक्सेस में से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लेने के बाद वो कॉलम की हेडिंग्स भी बना रहा है, मिनिमम मैक्स, और उसके बाद डिस्प्ले कर रहा है। पॉइंट वैल्यू सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक आप रिजर्व करना चाहते हैं तो लैम्डा एक्सप्रेशन में आप %2f इस्तेमाल करोगे और उसके बाद अप्लाई मैप पर अपने वेरिएबल को कॉल करोगे तो वो वैल्यू वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी 2 फॉर्मेट तक, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो, और ओवरऑल हमारा कंप्लीट फॉर्मेट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। लास्ट हमारा सॉर्टिंग और रैंकिंग है कि हम किस तरह से अपने सीरीज़ को या डेटा फ्रेम को सॉर्टेड ऑर्डर में लाकर डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हमने पहले रेंजिंग की थी, अब हम उसको सॉर्ट करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉर्टिंग वैल्यूज़ हैं, तो हमने सॉर्ट करके इनको डिस्प्ले कराया 1 2 3 0। फिर उसके बाद हम इंडेक्सेस को सॉर्ट कर रहे हैं डेटा फ्रेम में से। तो आप देख रहे हो कि डेटा फ्रेम इंडेक्स एक्सेस 1 पर, तो एक्सेस 1 पर आप देख रहे हो कि सॉर्टेड वैल्यू है, जबकि दूसरे पर भी हमारी वैल्यूज़ इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट से सॉर्ट होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है, जबकि पहले ऐसा नहीं था ओरिजिनल पर। तो हम ये सीरीज़ पे भी कर सकते हैं और डेटा फ्रेम पे भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप चाहो तो असेंडिंग को फॉल्स कर सकते हो ताकि जो चीज़ असेंडिंग में हो रही थी वो डिसेंडिंग की तरफ चला जाए। तो मैंने फ्रेम सॉर्ट इंडेक्सेस को कॉल किया और आप देख रहे हो कि अब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में फ़िल्टर हो चुकी हैं यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरह से आप सॉर्ट वैल्यूज़ मेथड को भी कॉल कर सकते हो अपने वेरिएबल ओबीजे से। तो और उसके ज़रिए से मैंने अपने ओरिजिनल डेटा को जो यहाँ पर मौजूद है उसे सॉर्ट कर लिया यहाँ पर, जो कि असेंडिंग ऑर्डर में आ रही है सीरीज़ से। ये दूसरा टेक्निक है जिसमें दूसरी टेक्निक में मल्टीपल वैल्यूज़ है और सॉर्टिंग करके दिखाई जा रही है एज़ यूजुअल, जैसे अभी हमने ऊपर देखा है। और उसके बाद हमारे पास कुछ फ्रेम्स हैं, डेटा फ्रेम डिक्शनरी के ज़रिए से बनाया गया और उसको सॉर्ट किया जा रहा है बी के रिस्पेक्ट से। तो बी का मतलब ये है कि जो हमारी हेडिंग है या कॉलम बी है उसके ज़रिए से इसको फ़िल्टर करो या सॉर्ट करो। तो अब जो हमारी वैल्यू बनती है, देखो बी में हमारी वैल्यू असेंडिंग में आ गई है, बी के रिस्पेक्ट से वैल्यू फ़िल्टर हो चुकी है। यानी मैं चाहूँ तो ओवरऑल वैल्यू को भी सॉर्ट कर सकता हूँ सीरीज़ में या डेटा फ्रेम पर, और साथ ही साथ मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम को सॉर्टेड वैल्यूज़ बाय पैरामीटर कॉलम नेम भी सॉर्ट कर सकता हूँ जैसे मैंने किया। तो मोर देन 1 को भी किया जा सकता है, तो मैंने ए और बी लिख दिया। और एट लास्ट हम अपने सीरीज़ में से रैंक भी निकाल सकते हैं। तो एक ओरिजिनल वैल्यू है, हमने उसकी रैंक मालूम की, तो आप देख रहे हो कि रैंक का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट, तो वो यहाँ पर रैंक डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद मेथड से हमारे पास फर्स्ट, तो रैंक में फ़र्स्ट मेथड निकालो, तो मेथड फर्स्ट का हमने इस्तेमाल किया, तो ये फर्स्ट के ज़रिए से हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। और इसी तरह से हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर भी फॉल्स है रैंक में, तो वो डिसेंडिंग की तरफ चला जाता है। और मेथड मैक्स हमने इस्तेमाल किया है। तो इस बेस पर जब आप अपने रैंक को देखोगे तो आप देख रहे हो कि 2 के बाद 7 है, फिर 2 के बाद 4 है, तो उसने असेंडिंग को फॉल्स कर लिया और मैक्सिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट से इंडेक्सिंग करके वो हमें दिखा रहा है। बिल्कुल यही काम आप डेटा फ्रेम के लिए भी कर सकते हैं, जिस तरह से आप सीरीज़ पे करते हुए हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है। इसके बाद हमारे पास कुछ इंडेक्सेस की डुप्लिकेट लेबलिंग है कि क्या मैं एक वैल्यू को डुप्लिकेट कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 0 to 5 नंबर्स के एलिमेंट बनाकर 5 इंडेक्सेस दिए हैं और एक सिंपल सीरीज़ है।
और उसके बाद हम इस यूनिक इंडेक्सेस को कॉल कर रहे हैं। तो आप डुप्लीकेट लेबल पे देख रहे हो कि हमारे पास A2 टाइम है, 2B टाइम है। तो इसने मुझे ये कहा कि क्या मैं अपने जितने इंडेक्सेस यूज़ कर रहा हूँ वो यूनिक है, तो उसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। इसका मतलब है कि हम सेम इंडेक्सेस को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूनिक नहीं है, बल्कि हमने रिपीटेड किया हुआ है। तो मैं दोनों को भी कॉल कर सकता हूँ, अलग अलग इंडेक्सेस की वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट पर इसे इनक्लोज कर दिया है और उसके बाद हम इसे यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहे हैं। एंड हियर इट इज़, दोनों की वैल्यूज़ आ गए इंडेक्सेस के रिस्पेक्ट से। और यही काम डेटा फ्रेम के ज़रिए से भी किया जा सकता है, जो हम यहाँ पर करके देख रहे हैं। तो LOC मेथड को यहाँ पर कॉल किया गया है, जिसके ज़रिए से ओवरऑल इंडेक्सिंग यहाँ पर आ रही है बाय यूजिंग रैंडम नंबर सीरीज़। तो इस तरह से इस सेशन पर हमने देखा मैनिपुलेशंस के सेकंड पार्ट को तफसीलन देखा कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ या डेटा फ्रेम मौजूद है तो हम उससे फर्दर किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द सॉर्टिंग, रैंकिंग। फिर इसी तरह से रैमडा एक्सप्रेशन देखा, जहाँ पर हमने सीरीज़ और डेटा फ्रेम को मैप किया। साथ ही साथ उससे पहले फिर हमने देखा कि हमारे पास अगर डिफरेंट डेटा फ्रेम है और सीरीज़ है तो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन और डिफरेंट काइंड्स के ऑपरेशन किस तरह से हो सकते हैं, जिसमें डॉट डिफ और आर डिफ मैथड्स मौजूद थे और बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया।